Hi students, welcome you again on my channel E-Learning with Suman. Today we will discuss about 10th class book First Flight, third chapter His First Flight and The Black Aeroplane. जो हमारी 10th क्लास की बुक है फर्स्ट फ्लाइट, उसके चैप्टर हैं, थर्ड चैप्टर है हिज फर्स्ट फ्लाइट। टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, ये है चैप्टर का नेम और उसके अंदर हमने टू स्टोरीज की हैं, एक हिज फर्स्ट फ्लाइट और दूसरी जो हमारी स्टोरी थी ब्लैक एरोप्लेन। ये स्टोरी मैंने इससे पहले जो वीडियो डाली थी उसमें मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया था और होप करती हूँ कि आपको वो समझ भी आई होगी अच्छे से, चैप्टर अगर आपने रीड किया है, वीडियो अगर आपने देखी है अच्छे से। आज हम इसके हिज फर्स्ट फ्लाइट के और जो हमारा द ब्लैक एरोप्लेन है उसके क्वेश्चन करेंगे। जो एनसीईआरटी क्वेश्चन है, बैक एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन दिए गए हैं वो क्वेश्चन हम इसके करेंगे। हमने स्टोरी की है कि हिज फर्स्ट फ्लाइट में किस प्रकार सिगुल है, उसने अपने जो अफ्रेड था उसका अफ्रेड टू फ्लाई था, किस प्रकार उस पर ओवरकम उसने किया, काबू पाया, और हिज फर्स्ट फ्लाइट उसने अपनी फर्स्ट फ्लाइट जो ली थी किस प्रकार और किसने हेल्प की थी, उसके पेरेंट्स ने, उसके ब्रदर सिस्टर जो किस प्रकार हेल्प की, किस प्रकार उसको उड़ना सिखाया। और जो हमारा द ब्लैक एरोप्लेन था उसमें हमने देखा था कि जो नरेटर है जो ओल्ड डेकोटा के साथ इंग्लैंड, पेरिस से इंग्लैंड जा रहा होता है और रास्ते में जो क्लाउड्स हैं, स्टॉर्म है, वो आता है और उसका जो क्लाउड्स के बीच का जो एरोप्लेन का एक्सपीरियंस है वो उसने शेयर किया है। उसमें कौन उनकी हेल्प करता है, ये एक मिस्टीरियस स्टोरी है। ठीक है, तो आज हम इसके क्वेश्चन कर लेते हैं। ये थोड़ा इंट्रोडक्शन था लेसन का, अब हम इसके क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाई वाज अ यंग सीगुल अफ्रेड टू फ्लाई? डू यू थिंक ऑल यंग बर्ड्स आर अफ्रेड टू मेक देयर फर्स्ट फ्लाइट? आर सम बर्ड्स मोर टिमिड देन अदर्स? टिमिड होता कायर, टिमिड क्या होता है? कायर। टिमिड मीनिंग होता है कायर। क्या जो टिमिड है कायर? देन अदर, डू यू थिंक ए ह्यूमन बेबी आल्सो फाइंड इट ए चैलेंज टू टेक इट्स फर्स्ट स्टेप? ये तो हमें पता भी है। ठीक है, जैसे इसमें पूछा गया है कि जो सिगुल है वो उड़ने से क्यों डर रहा था। ठीक है, व्हाई वाज, डू यू थिंक, क्या ऐसा ही सोचते कि सारे पक्षी ऐसे ही फर्स्ट फ्लाइट लेते हैं, ऐसे ही डरते हैं फर्स्ट फ्लाइट लेने से, और या कुछ बर्ड है जो दूसरों के मुकाबले ज्यादा कायर होते हैं? टिमिड मींस कायर। क्या ह्यूमन बेबी है जो उसके लिए भी अपना फर्स्ट स्टेप उठाना ऐसे ही चैलेंजेस होता है उसके लिए जब वो फर्स्ट चलता है? द यंग सिगुल वाज अफ्रेड टू फ्लाई बिकॉज इट वाज हिज फर्स्ट फ्लाइट। ठीक है, एंड ही फियर्ड ऑफ फॉलिंग एंड हर्टिंग हिमसेल्फ। यंग सिगुल जो था वो क्यों डर रहा था उड़ने से? क्योंकि ये उसकी फर्स्ट फ्लाइट थी, मतलब अब तक वो उड़ा नहीं था, वो ये मानता था कि जो उसके विंग्स है वो उसका साथ नहीं देंगे। एंड ही फियर्ड ऑफ फॉलिंग, वो ये सोचता था कि वो गिर जाएगा, उसे गिरने का भय था। एंड हर्टिंग हिमसेल्फ, और मुझे चोट लग जाएगी, ये लगता था कि अगर मैं उड़ूंगा तो मेरे पंख मेरा साथ नहीं देंगे, मैं गिर जाऊंगा समुद्र में, जो नीचे बीनेथ सी था मैं उसमें गिर जाऊंगा। ही थॉट दैट हिज विंग्स वुड नॉट सपोर्ट हिम। यस, वह ये सोचता था कि इसके विंग्स उसे सपोर्ट नहीं करेंगे while flying, जब वो उड़ेगा। Yes, it is natural that doing something for the first time is a bit challenging and fearful. ये हम पता है और ये नेचुरल सी बात है कि अगर हम कोई भी काम करते हैं, मान लो हम साइकिल ही सीख रहे हैं, ठीक है, हम स्कूटी सीखते हैं, हम कार सीखते हैं, स्टार्टिंग में जब हमें चलानी नहीं आती कोई चीज, जब हम उसे ट्राई करते हैं तो डर तो लगता है, नेचुरल सी बात है, बिग चैलेंज होता है वो हमारे सामने कि हम कैसे सीखेंगे उसे। ऑल बर्ड्स मस्ट बी अफ्रेड टू मेक देयर फर्स्ट फ्लाइट, और ऐसे ही सभी जो पक्षी होते हैं अपनी फर्स्ट फ्लाइट, मतलब जब वो फर्स्ट उड़ान भरते हैं तो वो डरते हैं। सिमिलरली ए ह्यूमन बेबी इज आल्सो अफ्रेड टू टेकिंग द फर्स्ट स्टेप एंड फाइंड इट चैलेंजिंग व्हेन ही लर्न्स टू क्रॉल एंड टू स्टैंड अप विदाउट सपोर्ट, मतलब विदाउट सपोर्ट। तो ऐसे ही एक ह्यूमन बेबी भी होता है, जब वो अपना फर्स्ट स्टेप लेता है तो वो डरता है। क्या है? वो डरता है कि चैलेंज होता है उसके सामने। पहले वो क्या करता है? व्हेन ही लर्न्स टू क्रॉल, क्रॉल मीन्स ऊपर रेंगना, जैसे बच्चे चलते हैं ना, हाथों से चलते हैं, रेंग के चलते हैं। एंड स्टैंड अप विदाउट सपोर्ट, और बिना किसी के सपोर्ट के वो स्टैंड खड़े नहीं होते, फिर वो उन्हें सहारा लेके खड़ा होना पड़ता, फिर वो एक स्टेप उठाता है। इस प्रकार बच्चों के लिए भी, ह्यूमन बेबी के लिए भी एक चैलेंज होता है अपना फर्स्ट स्टेप लेना। ये था फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है इसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द साइट ऑफ द food maddened him. The sight of the food maddened him. What does he suggest? What compelled the young seagull to finally fly? जो भोजन है, भोजन को देखकर जो यंग सीगुल था वो बिल्कुल पागल हो गया था।
क्यों? व्हाट डज दिस सजेस्ट? क्या मतलब ये जो है कि भोजन देकर वो पागल हो गया, किसकी तरफ इशारा करता है? व्हाट कंपेयर द यंग सीगुल टू फाइनली फ्लाई? किस चीज ने मजबूर किया उसे लास्ट में उड़ने के लिए? किस चीज ने उसे मजबूर किया? द यंग सीगुल वाज वेरी हंग्री। जो यंग सीगुल था वो बहुत ज्यादा क्या था? बहुत ज्यादा भूखा था। इट वाज हिज हंगर दैट अल्टीमेटली कंपेल्ड टू इट फ्लाई। और ये उसकी भूख ही थी जिसने उसे उड़ने के लिए मजबूर किया था। कंपेल्ड मीन्स विवश करना, मजबूर करना। इट टू फ्लाई। इट्स हंगर intensified when it saw its mother tearing at a piece of fish that lay at her feet. It cried to her. अब देखो जो उसकी भूख थी ना वो इंटेंसिफाइड, वो इतनी बढ़ गई थी कि कब बढ़ गई थी, कब इंक्रीज हो गई थी? जब उसने देखा कि उसकी मदर है जो एक पीस ऑफ फिश, एक मछली के टुकड़े को अपने बीक में लेकर, अपनी चोंच में लेकर वो बार बार चट्टान पर मार रही थी। टीयरिंग तो फाड़ना, वो बार बार क्या कर रही थी? फाड़ रही थी। When its mother came to और it cried to her, वो उसके लिए चिल्ला रहा था कि उसे शायद वो मिल जाए रोटी का टुकड़ा, जो फिश का टुकड़ा था। Begging her to get some food, और इसलिए वो कुछ भोजन मांगने के get some food, कुछ भोजन वो मांग रहा था, प्राप्त करना चाहता था। When its mother came towards it, जब उसकी मदर उसके पास आती है with food in her beak, उसकी जो बीक में होता, बीक चोंच में क्या होता? फूड होता है। It screamed with joy, और वो क्या करता है? एंटिसिपेशन, मतलब भूख के कारण चिल्लाता, खुशी के कारण चिल्लाता है कि उसकी मदर उसके पास क्या लेके आ रही है? भोजन लेके आ रही है। However, she stopped midway, मतलब लेकिन वो बीच में ही रुक जाती है। It wondered why she did not come nearer, अब उसे समझ नहीं आता, वो हैरान हो जाता है कि वह उसके पास क्यों नहीं आ रही। Not being able to resist और कंट्रोफिट्स हंगर एनी लॉन्गर, और जो कंट्रोल था उसका हंगर पर, वो कंट्रोल वो नहीं कर पाता है, अपने आप को रोक नहीं पाता है। इट डाइव्ड एट द फूड इन इट्स मदर बीक, और अपनी मदर की बीक से भोजन लेने के लिए वे मतलब डाइव्ड, फ्लाई कर लेता है, उड़ता है। एट दैट मोमेंट हिज हंगर ओवरपावर्ड हिज फियर ऑफ द ग्रेट एक्सटेंस ऑफ सी बीनेथ द क्लिफ, और इस प्रकार ये मोमेंट था जो उसकी हंगर जो थी उसे पागल बना रही थी। बिल्कुल जो उसकी हंगर थी वो उसे पागल बना रही थी, भूख के लिए उसे प्रेरित कर रही थी। एट दैट मोमेंट, अच्छा ये हो गया। फाइनली दिस प्लंग वाज फॉलोड बाय द नेचुरल रिएक्शन ऑफ इट्स बॉडी टू फ्लाई, मतलब हंगर जो थी ना उसने क्या किया? उसे उड़ने के लिए मजबूर कर दिया, और जो उसका नेचुरल रिएक्शन था, उसकी बॉडी ने नेचुरल रिएक्शन किया, और ये जो नेचुरल रिएक्शन था इसको किसने प्रोवोक किया था? मतलब किसने उजागर किया? हंगर ने। तो ये हंगर ही थी जिसने उसे क्या किया? कंपेल किया था, किसके लिए? फ्लाई करने के लिए। फाइनली जो फ्लाई किया उसने किससे विवश होकर? भूख से विवश होकर। ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। अब हम देख लेते हैं इसका थर्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यस, दे वर बेकॉनिंग टू हिम कॉलिंग श्रीली, श्रीली होता तीखे स्वर में बोलना। व्हाई डिड द सीगुल्स फादर एंड मदर थ्रेटन्ड हिम एंड कैजोल्ड हिम टू फ्लाई, कैजोल मींस बहलाना, फुसलाना। अब वो उसे ना चिल्ला रहे थे, ठीक है? क्यों चिल्ला रहे थे? उसकी मदर और जो फादर थे वो उसको क्यों तीखी तीखी आवाज में मतलब चिल्ला रहे थे, डरा रहे थे, धमका रहे थे, बहलाने फुसलाने की कोशिश कर रहे थे फ्लाई करने के लिए। सीगुल्स पेरेंट्स had tried everything, उन्होंने हर कुछ ट्राई किया था कि किसी प्रकार ये उड़े, किसी प्रकार ये अपनी फर्स्ट फ्लाइट ले। बट ही वाज रिलेक्टेंट होता है अनविलिंग, लेकिन वो इच्छा नहीं दिखाता था अपने उड़ने की, ठीक है? अनविलिंग मींस अनिच्छुक। टू फ्लाई ड्यू टू फियर ऑफ फॉलिंग डाउन, उसे किसके कारण नहीं दिखती थी उसकी इच्छा? क्योंकि वो क्या था? फॉलिंग डाउन, कि वो नीचे गिर जाएगा। He looked at his brothers and sister but wouldn't make any efforts. वो अपने सिस्टर और ब्रदर को ये करते हुए देखता भी था कि वो उड़ रहे हैं, बट लेकिन कोई भी सुधार नहीं होता, मतलब उसकी इच्छा नहीं होती कि वो उड़े, उसे डर लगता था कि वो नीचे गिर जाएगा। That's why the whole family had left him alone, इसलिए पूरी फैमिली जो थी उसे वहां पर उस क्लिफ पर alone मतलब अकेला छोड़ गई थी। And threatened and cajoled him to come, but every effort went in vain. Vain means व्यर्थ में गया। उन्होंने उसको
डराया, धमकाया, बहलाने फुसलाने की कोशिश की, बट एवरी एफर्ट, लेकिन उनके जो पूरे सारे एफर्ट थे वो क्या थे, व्यर्थ ही गए। वेन मीन्स व्यर्थ जाना, जो उसके सारे एफर्ट थे वो व्यर्थ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हैव यू एवर हैड ए सिमिलर एक्सपीरियंस व्हेन योर पेरेंट्स एनकरेज यू टू डू समथिंग दैट यू वर टू स्केर्ड और टू ट्राई, डिस्कस दिस इन पेयर और ग्रुप। देखो ये क्वेश्चन जो है, वैसे तो इस क्वेश्चन में आपको अपना एक्सपीरियंस लिखना है। क्या जैसे सिगुल डरता था, फिर हंगर की वजह से हंगर इतनी इंटेंसिफाई हो गई, उनकी इतनी इंक्रीज हो गई कि कंपेल कर दिया हंगर ने उसे उड़ने के लिए। क्या ऐसा ही आपका कोई एक्सपीरियंस है कि आपके पेरेंट्स ने कभी आपको एनकरेज किया हो, उड़ने के लिए प्रेरित किया हो, आप उड़ने के लिए मतलब कुछ भी करने के लिए, सॉरी उड़ने के लिए नहीं, कुछ भी काम करने के लिए जो आपको आता नहीं है, जिससे आप करने से डरते हो। हमें ऐसा अपना इसमें एक्सपीरियंस लिखना। देखो मैंने यहाँ पर साइकिल का एक्सपीरियंस लिया है कि एक बच्चा है, साइकिल उसे चलाना नहीं आता, तो किस प्रकार उसके पेरेंट्स उसे एनकरेज करते हैं। आप अपना और कोई एक्सपीरियंस है तो वो भी लिख सकते हैं। यस, आई हैड ए सिमिलर एक्सपीरियंस व्हाइल लर्निंग टू राइड ए बाइसिकल। यहाँ पर लर्निंग नहीं है, लर्निंग टू राइड ए बाइसिकल इन क्लास 6। In my initial attempts, I fell down every time and developed a fear of cycling, which was difficult to overcome. अब देखो जैसे यही होता है, वो कहता है कि मैं अपना एक ऐसा एक्सपीरियंस रखता हूँ, कैसा कि मैंने साइकिल किस प्रकार सीखा था जब मैं 6th क्लास में था। इनिशियल अटेम्प्ट्स मतलब स्टार्टिंग जब थी बिल्कुल, तो मैं हर टाइम नीचे गिर जाता था एंड एक फियर डेवलप हो गया कि मुझे नहीं आएगा साइकिल। यही होता ना स्टार्टिंग में कि मैं तो हर बार गिर जाती हूँ साइकिल से, तो मुझे तो आएगा ही नहीं, एक डर सा छा जाता है, ठीक है, डिफिकल्ट टू ओवरकम, और वो जो डर छाता है उसे दूर करना मुश्किल हो जाता है। नो अमाउंट ऑफ प्रोवोकिंग एंड कैजुअलिंग कुड लेट मी ट्राई इट अगेन, और कोई भी प्रोवोक करता मुझे, मतलब कि हाँ तुझे आ जाएगा, ऐसा सब बोलते, ट्राई करके देखो, बहलाने की कोशिश करते, लेकिन कुड लेट मी ट्राई इट अगेन मतलब बोलते मुझे, बट माई फादर एनकरेज मी टू लेट मी ट्राई इट अगेन। मुझे मतलब कोई भी बोलता तो मेरी हिम्मत नहीं होती कि मैं उसे दोबारा साइकिल को चलाऊं, बट माई फादर एनकरेज मी टू ओवरकम द फियर एंड हेल्प मी एज ही वाज एडमेंट ऑन माई लर्निंग साइकिलिंग। लेकिन मेरे फादर ने मुझे एनकरेज किया और फियर पर ओवरकम करने के लिए मेरी हेल्प की, ठीक है। ही टुक मी ऑन ए माउंट नियर village and made me sit and asked me to put my hands on the handle and feet on the pedal। मतलब वो मेरे पीछे बैठते ऐसे, मेड मी सिट मुझे बैठाते अच्छे से और मेरे हाथ हैंडल पर रखते और फीट पैडल पर। इट सेट डाउन एंड आई एंजॉयड इट विदाउट फियर विद डेवलप मी माई कॉन्फिडेंस। मतलब वो जब उसे चलाना सिखाते, पैड डाउन जैसे चलाते, मैं एंजॉय करता बिना किसी भय के, मतलब मैंने सीखा, अब कॉन्फिडेंस जो था वो डेवलप हो गया था। Thus I overcome my fear of cycling and started riding a cycle after a few practice। तो कुछ प्रैक्टिस के बाद मुझे साइकिल आ गया, जो फियर था वो ओवरकम, उस पर काबू मैंने पा लिया। In the case of a bird flying, it seems a natural act and a foregone conclusion that it should succeed. In the example, you have given the answer to the previous questions. Was your success guaranteed? Was it important for you to try regardless of a possibility of failure? देखो अब इसमें जो हमने साइकिल वाला एक्सपीरियंस लिया था उसी में है कि इन द केस ऑफ ए बर्ड फ्लाइंग नेचुरल एक्ट था, ये किस प्रकार उसने सक्सेस पाई थी। वी फेस सम प्रॉब्लम, देखो स्टार्टिंग में ये होता है, क्या ये नेचुरल एक्ट थी या मतलब सभी काम करते हुए में ऐसा फियर होता है। वी फेस सम प्रॉब्लम इन इनिशियल स्टेज, ऐसे हर काम जब हम कोई करते हैं बहुत सारी प्रॉब्लम हमें फेस होती है इनिशियल स्टेज पर, स्टार्टिंग में। वाइल लर्निंग न्यू स्किल, जब हम कोई भी न्यू स्किल सीखते हैं तो इनिशियल स्टेज पर हमें कुछ न कुछ प्रॉब्लम फेस जरूर होती है। ड्यू टू द फियर ऑफ द फेलियर, हमें फेल हो जाने का भय होता है। वी हेजिटेट टू परफॉर्म ए टास्क और टू डू समथिंग न्यू, हम जब कुछ नया करते हैं तो हमें हेजिटेट होता है कि पता नहीं मेरी परफॉर्मेंस कैसी रहेगी। इन केस ऑफ द सिगुल, हिज पेरेंट्स कैजोल्ड हिम टू फ्लाई, और इस मतलब सिगुल के केस में इसके पेरेंट्स ने उसे कैजोल्ड किया, किसके लिए, फ्लाई करने, उड़ने के लिए। इन द एग्जाम्पल आई हैव गिवन इन द आंसर ऑफ प्रीवियस क्वेश्चन, जैसा कि मैंने लास्ट क्वेश्चन में एग्जाम्पल दिया साइकिल का। आई वॉज कैजोल्ड बाय माई फादर टू लर्न साइकिलिंग, और मेरे फादर ने मुझे सपोर्ट किया। सो एट दैट स्टेज आई वॉज टू लर्न साइकिल, और ऐसी स्टेज पर मैंने साइकिल सीखा। एज इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी टू ओवरकम माई फियर, मतलब उनके पेरेंट्स का जो सपोर्ट था वो बड़ा इंपॉर्टेंट था कि उन्होंने अपने भय पर काबू पाया। यस, माई सक्सेस वॉज ग्रांटेड बिकॉज
इफ समवन इज डिटरमाइंड टू डू समथिंग देन सक्सेस इज assured। मतलब सक्सेस है, इसमें क्वेश्चन में पूछा गया कि क्या आप किसी चीज को ट्राई करते हैं तो क्या सक्सेस है जो गारंटेड है कि हाँ आप उसमें सफल होंगे ही। देखो इसमें इसलिए बोला गया कि जो इनिशियल स्टेज पर तो प्रॉब्लम फेस होती है, लेकिन जब हमें थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाता है, मोटिवेशन मिल जाता है, तो हमारी सक्सेस है जो गारंटेड हो जाती है कि हम सक्सेस जरूर पालेंगे। इफ समवन इज डिटरमाइंड, और अगर कोई हम डिटरमाइन कर लेते हैं कि मुझे तो ये काम करना ही है, टू डू समथिंग देन सक्सेस इज assured, तो हमें सक्सेस जरूर मिलेगी। मोreover as said, प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट, और कहा भी गया है कि जो प्रैक्टिस है आदमी को परफेक्ट बनाती है। ये क्वेश्चन थे हमारे हिज फर्स्ट फ्लाइट के सिगुल वाली स्टोरी के। जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है इसका, द ब्लैक एरोप्लेन। अब हम उसके क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन 1, आई विल टेक द रिस्क। व्हाट इज द रिस्क? व्हाई डज द नरेटर टेक इट? अब नरेटर ने जब ओल्ड डेकोटा लेके चलता है, जब स्टॉर्म आते हैं, तो उसने ये वर्ड बोला था, आई विल टेक द रिस्क, मैंने रिस्क लिया। वो रिस्क क्या था और नरेटर ने ये रिस्क क्यों लिया? आंसर, ए ह्यूज स्टॉर्म वाज ब्रीविंग अप एंड द ऑथर वाज, देखो ये लाइन है, ये फोल्ड के से नीचे है, यही लाइन है आगे इसमें, वाज कीन टू रीच हिज होम टू स्पेंड हिज हॉलिडे विद हिज फैमिली। देखो जब नरेटर है ओल्ड डेकोटा लेके चलता है, ओल्ड डेकोटा 88 था उनका, तो जो ह्यूज स्टॉर्म थे वो उनके आगे छा गए थे, ठीक है, लार्जेस्ट स्टॉर्म जो थे। और ऑथर जो था उसे की मतलब की इच्छा थी उसकी बहुत ज्यादा कि वो अपने घर जाए, अपने फैमिली के साथ है जो हॉलिडे वो स्पेंड करना चाहता था। सो वो पीछे मुड़ के वापस जाना नहीं चाहता था। एक बार उसके मन में यह था कि वो पेरिस लौट जाए, लेकिन वो अपनी फैमिली के साथ है जो टाइम स्पेंड करना चाहता था, हॉलिडे स्पेंड करना चाहता था। सो ही डिसाइडेड टू फ्लाई थ्रू द स्टॉर्म, इसने डिसाइड किया कि वो स्टॉर्म के बीच से ही जाएगा। एज ही डिड नॉट वांट टू मिस द चांस टू मीट हिज फैमिली एट ब्रेकफास्ट, और वो ये चांस होना नहीं चाहता था, अपनी फैमिली के साथ जाके ब्रेकफास्ट करना वो चाहता था। Thus he took the risk even when the visibility was almost zero in the storm। फिर भी उसने ये रिस्क उठाया जबकि जो स्टॉर्म था उसके बीच से विजिबिलिटी जो थी, मतलब दिखाई कुछ भी नहीं देता था, जीरो थी विजिबिलिटी स्टॉर्म के बीच, फिर भी उसने ये रिस्क उठाया। क्यों उठाया? ये हमारा जो क्वेश्चन में पूछा था कि रिस्क क्या था, स्टॉर्म के बीच से जाना रिस्क था, और क्यों उठाया ये भी एग्जाम जो है दिया है, क्यों उठाया रीजन बताया गया है क्योंकि वो फैमिली के पास जाना चाहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द नरेटर एक्सपीरियंस एज ही फ्लू द एरोप्लेन इनटू द स्टॉर्म। अब ये क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट है, कई बार आता है एग्जाम में हमारे कि नरेटर का जो एक्सपीरियंस है वो डिस्क्राइब करना है कि किस प्रकार नरेटर है स्टॉर्म के बीच से एरोप्लेन को उड़ा के ले गया, मतलब क्या क्या एक्सपीरियंस रहे, क्या क्या प्रॉब्लम से उन्हें फेस हुई। एज द पायलट ऑथर, जो पायलट था हमारा ऑथर नरेटर ही है, ठीक है, जिसने लिखी है, मतलब नरेटर आएगा यहाँ पे। एज द पायलट एंटर द स्टॉर्म, जैसे ही पायलट जो था स्टॉर्म के अंदर उसने एंटर किया, हिज प्लेन स्टार्टेड जंपिंग एंड ट्विस्टिंग, क्योंकि अंधेरा था, लाइट नहीं थी, और तो जो प्लेन था वो जंपिंग और ट्विस्टिंग करना स्टार्ट हो गया। ही कुड नॉट सी एनीथिंग आउटसाइड द प्लेन एज इट वाज ब्लैक, क्योंकि वो कुछ भी नहीं देख पा रहा था, ठीक है, बाहर प्लेन से बाहर कुछ भी उससे दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि हर जगह क्या था, ब्लैक था, अंधेरा था। यहाँ ब्लैक का मीन से डार्क था, अंधेरा था। When he looked at compass, जब उसने कंपास की तरफ देखा, and other instruments they had stopped to function due to storm, तूफान के कारण, बादलों के कारण इन्होंने भी, सभी इंस्ट्रूमेंट और कंपास ने भी काम करना बंद कर दिया था। It was a terrible and fearsome experience for him, ये जो भयानक और fearsome डरा देने वाला एक्सपीरियंस था पायलट के लिए, ऑथर के लिए। The fuel tank was almost empty, अब जो टैंक था, जो फ्यूल था टैंक में, वो भी बिल्कुल खत्म होने को था, उनके पास ईंधन नहीं था। He could not fly more than 10 minutes, इतना फ्यूल था कि only 10 minutes ही वो उड़ सकते थे। Then he saw another black aeroplane, फिर उन्हें क्या दिखाई देता है, एक another black aeroplane दिखाई देता है by his side, and the pilot of the plane signal him to follow, और जो पायलट जो ब्लैक एरोप्लेन उन्हें दिखाई देता, उसमें जो पायलट था वो उनको क्या करता है कि फॉलो करने के लिए सिग्नल देता है कि फॉलो करो मुझे, signaled him to follow. It was a surprise for the narrator as the other black plane was having no light, और ऑथर के लिए ये, नरेटर के लिए ये बड़ी सरप्राइज कर देने वाली बात थी कि जो अदर ब्लैक एरोप्लेन था ना, उसके पास भी लाइट नहीं थी। He followed him without any choice and landed safely on the runway,
और वो ना चाहते, मतलब ये नहीं थी कि देखो उसको लाइट भी नहीं है, फिर वो उसको फॉलो करते जा रहा था और उसने लैंडेड, सेफली लैंडेड कर लिया था जहां पर उसे जाना था अपने रनवे पे। Why does the narrator say I landed? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, Why does the narrator say I landed and was not sorry to walk away from the old Dakota? ये लाइन लास्ट में बोलता है, फिर जब वो लैंड कर जाता है, स्टॉर्म से लैंड नीचे उतर जाता रनवे पे, तब बोलता है। क्यों? Why does the, ऐसा क्यों बोला? The narrator had a terrible experience flying that old plane. जो ओल्ड डैकोटा का एक्सपीरियंस था नैरेटर का, वो बड़ा भयानक रहा था। Moreover, he could not settle himself after the scary flight. और अपने आप को वो सेटल नहीं कर पाया था, मतलब इस स्कैरी फ्लाइट के बाद। He was much relieved after the plane landed. जब प्लेन नीचे उतरा, रनवे पे उतरा, तो उसने, नैरेटर ने रिलीव फील किया कि, मतलब वो कहते हैं ना, सुक्की सांस ली, लंबी सांस ली, रिलैक्स फील किया। Hence, he said that he was not sorry to walk away from the old Dakota. इसलिए उन्होंने ये लाइन बोली थी, he was not sorry to walk away from the old Dakota, और वो अपने ओल्ड डेकोटा से उतरकर चल लिए थे। कहां पर? कंट्रोल रूम की तरफ। वो देखना चाहते थे कि कौन था, मतलब वो उसे मिलना चाहते थे, लेकिन उन्हें दिखाई नहीं दे रहा था कि ब्लैक एरोप्लेन का जो पायलट था वो कौन था। What made the woman in the control center look at the narrator strangely? अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, What made the woman in the control center look at the narrator strangely? वो जो कंट्रोल सेंटर रूम में महिला बैठी थी, वो नैरेटर की तरफ इतनी स्ट्रेंजली क्यों देख रही थी? The woman in the control center looked at the narrator strangely because the narrator asked him about the black aeroplane. क्योंकि नैरेटर ने ना उससे ब्लैक एरोप्लेन के बारे में पूछा था। And she saw no one except the narrators in the sky during the storm. लेकिन उस महिला ने नैरेटर के अलावा वहां पर कोई भी एरोप्लेन या कोई भी पायलट एरोप्लेन वहां पर नहीं था ड्यूरिंग द स्टॉर्म, तूफान के दौरान। इवन द राडार शोड ओनली द नैरेटर्स प्लेन। इवन जो राडार था वो भी नैरेटर का ही प्लेन शो कर रहा था। दैट नाइट इन द स्काई, उस रात को, मतलब ओनली और किसी का प्लेन नहीं था। तो इसलिए वो महिला जो थी कंट्रोल सेंटर रूम में बैठी हुई थी, वो अजीब सी नजरों से देखती है कि ये क्या बोल रहे हैं, दूसरा तो कोई था ही नहीं, और वो बोलती है कि ओनली आपका ही जो प्लेन था स्काई में उड़ रहा था इस रात, और कोई जहाज वहां पर नहीं था। इसलिए वो उन्हें कैसे देखती है? स्ट्रेंजली। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु डू यू थिंक हैज द नैरेटर टू रीच सेफली? डिस्कस दिस अमंग योरसेल्व्स एंड गिव रीजन फॉर योर आंसर। अच्छा ये बताओ, ये है कि हु डू, कौन था जिसने नैरेटर की हेल्प की थी सुरक्षित पहुंचने में? हमें आपस में डिस्कस करना है। इट इज वेरी, क्योंकि नैरेटर ने तो बताया नहीं है स्टोरी में कि कौन था, पता नहीं चला उसे, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू से अबाउट द अननोन पायलट हु हेल्प द नैरेटर। मतलब बड़ा मुश्किल है ये कहना उस अननोन पायलट के बारे में कि कौन था, किसने नैरेटर की हेल्प की। बट प्रोबेबली इट वाज द नैरेटर हिमसेल्फ। लेकिन शायद ये नैरेटर खुद ही था। दैट हेल्प्ड हिम टू ओवरकम द फियर इन द स्टॉर्म एज नो अदर प्लेन वाज सीन इन द राडार एक्सेप्ट द नैरेटर्स डैकोटा प्लेन। मतलब क्योंकि जो प्लेन, जो राडार ने भी यही दिखाया था कि कोई भी स्टॉर्म, जो स्टॉर्मी नाइट थी उसमें कोई भी प्लेन नहीं था स्काई में, ओनली नैरेटर का ही प्लेन था, ओल्ड डैकोटा ही था वहां पर। इन दैट फियरसम सिचुएशन, और मतलब दुख की घड़ी में, अपनी डरावनी सिचुएशन जो थी उसकी, कि डर की स्थिति में उन्होंने खुद ही कोई एक्शन लिया। ही माइट हैव बीन हेलुसिनेटिंग। हेलुसिनेटिंग क्या होता है? मतलब ये एक भ्रम होता है मन का। हेलुसिनेटिंग जो स्थिति होती है मन के भ्रम की स्थिति, कि उन्हें कुछ भ्रम हो गया था कि कोई उनकी हेल्प कर रहा है, लेकिन वो खुद ही सिचुएशन को हैंडल किए जा रहे थे। He himself was a good pilot. वो खुद क्या थे? एक अच्छे पायलट थे। And brave enough to help himself land safely. वो खुद ही इतने बहादुर थे, उन्होंने अपनी खुद की हेल्प खुद की थी, ठीक है, और सेफली लैंड किया था एरोप्लेन को। ये देखो, इसमें जो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चंस दिए गए हैं यहाँ पर, इसमें दिया गया है स्टडी द सेंटेंस गिवन बिलो। इसमें देखो हर लाइन में ब्लैक आया है, ब्लैक माउंटेन्स, इनसाइड द क्लाउड्स एवरीथिंग वाज सडनली ब्लैक। यहाँ पर हर ब्लैक का मीनिंग अलग है। द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन वाज देयर। यहाँ पर हमें हर लाइन के अकॉर्डिंग ब्लैक का मीनिंग बताना है कि क्या है यहाँ पर इस ब्लैक का मीनिंग। जैसे फर्स्ट में
फर्स्ट में क्या है, द ब्लैक हैज ए variety of meaning in the different context. I prefer black tea means I prefer tea without milk. With increasing pollution the future, ये सारे ABCD इसमें दिए गए हैं, ब्लैक का मीनिंग इसमें बताया गया है जो इम्पोर्टेंट है। अगला हम देख लेते हैं थोड़ा, इसमें जो फ्रेजेज हैं, जो इसमें फ्रेजेज दी गई हैं वो हमने मैच करनी है कि कौन सी फ्रेज का मीनिंग क्या है। ये फ्रेजेज हम कर लेते हैं ग्रामर में, हमारे ग्रामर का थोड़ी नॉलेज भी हमें ग्रामर की हो जाएगी इसमें। देखो, फ्लाई ए फ्लैग हमें मैचिंग करनी है। फ्लाई ए फ्लैग का मीनिंग क्या है, फ्लाई इनटू रेज का मीनिंग क्या है, फ्लाई अलोंग का मीनिंग क्या है, फ्लाई हाई का मीनिंग क्या है, और फ्लाई द कुक का मीनिंग क्या है। फ्लाई ए फ्लैग का मीनिंग डिस्प्ले ए फ्लैग ऑन ए लॉन्ग पोल। आगे हमारा फ्लाई इनटू रेज, गुस्से में उड़ना बोल देते हैं ना, तो इसका मीनिंग क्या है, बिकम सडनली वेरी एंग्री, बहुत गुस्सा हो जाना एकदम से। थर्ड है हमारा फ्लाई अलोंग। फ्लाई अलोंग का मीनिंग है मूव क्विकली सडनली। फ्लाई हाई का मीनिंग है बहुत ऊंचे उड़ना, बी सक्सेसफुल, कोई भी सक्सेस हमें हासिल होना। फ्लाई द कूप का मीनिंग है एस्केप फ्रॉम ए प्लेस, किसी प्लेस से हमें भाग जाना, कूप कर जाना। ठीक है, ये थी हमारी टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग है, उसके क्वेश्चन हमने किए, एनसीईआरटी क्वेश्चन जो थे ये मैंने करवाए हैं आपको। आई होप you understand these questions, and if you like my videos then subscribe it and share it. Thank you. Have a nice day.